नमस्कार, मैं हूं दिशा बिस्ट। लोकतंत्र में आपका स्वागत है। लोकतंत्र में आज हम बात करेंगे बिहार में जातीय गणित की, बात करेंगे दलित राजनीति और दलित वोटरों की। बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया गया। कोरोना के संकट के बीच बिहार चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने गाइडलाइन जारी की है। इन गाइडलाइन के तहत चुनाव आयोग ने बताया है कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन ऑनलाइन दाखिल किए जाएंगे। साथ ही चुनाव के दौरान कोरोना से बचाव के लिए कई नियमों का पालन भी करना होगा। तारीखों का ऐलान जल्द होने वाली है, लेकिन नेताओं का पाला बदलना जारी है। सभी पार्टियों की नजर 16% दलित वोट पर है। जातीय जंग में नीतीश की जेडीयू और लालू की आरजेडी में जोर आजमाइश जारी है। जेडीयू से छोड़कर कई नेता आरजेडी जा रहे हैं, तो कई महागठबंधन छोड़कर एनडीए में जगह तलाश रहे हैं। नीतीश से बेगाने हुए श्याम रजक आरजेडी में ताल ठोक रहे हैं, तो मांझी का महागठबंधन से मोह भंग हो गया है और अब वो नीतीश के नाव पर सवार हो गए हैं। आरजेडी और जेडीयू में इस बात की होड़ लगी है कि किसके पाले में कितने दलित नेता हैं। सबको पता है कि बिहार और यूपी में विकास से ज्यादा जाति के आधार पर ही सियासी जंग लड़ी जाती है और जीती जाती है। जातीय समीकरण बैठाकर ही नफा नुकसान का हिसाब लगाया जाता है। बिहार में 16% से ज्यादा दलित हैं, यानी यादव जनसंख्या के आसपास हैं। इसलिए इन जातियों पर सियासी पार्टियों की ज्यादा नजर रहती है। बिहार में चुनाव है, ऐसे में हर पार्टी को दलित चेहरा चाहिए। तो वहीं मोदी लहर में अपनी पार्टी की साख बचाने वाले रामविलास पासवान एनडीए में रहकर नीतीश के लिए मुसीबत बढ़ा रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या नीतीश कुमार मांझी को जेडीयू में जगह देंगे? क्या बिहार में विकास के मुद्दे पर बरसेंगे वोट या जातिवाद की जोर से चुनावी जंग होगी? हम बात करेंगे दलित राजनीति की, लेकिन पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। जीतन राम मांझी की सियासी करवट ने बिहार की राजनीतिक फिजा बदल दी है। राज्य की राजनीति में मांझी दलित चेहरा माने जाते हैं। ऐसे में महागठबंधन से उनके अलग होने को विपक्ष के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। डैमेज कंट्रोल के लिए आरजेडी ने आनंद फानन में श्याम रजक, उदय नारायण चौधरी, रमई राम समेत अन्य 3 दलित दिग्गज नेताओं के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कराकर जेडीयू को यह संकेत देने की कोशिश की है कि जीतन राम मांझी के जाने से उनकी राजनीति पर कोई असर नहीं हुआ है। श्याम रजक, उदय नारायण चौधरी और रमई राम बिहार में दलित राजनीति का चेहरा माने जाते हैं। खास बात यह है कि एक दौर में यही 3 चेहरे नीतीश कुमार के लिए दलित वोट बैंक को साधने का काम किया करते थे। ये तीनों नेता अब जेडीयू का साथ छोड़ चुके हैं और आरजेडी की तरफ से सियासी पिच पर बैटिंग कर रहे हैं। आरजेडी ने बिहार में इन नेताओं को उतारकर जेडीयू को दलित विरोधी बताने की कोशिश की है। वर्तमान सरकार प्रोपगंडा की सरकार है और मेरी लड़ाई यही रही कि अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा या जो गरीब है उसके साथ अनदेखा किया जा रहा है। अनुसूचित जातियों के प्रति इनका प्रेम, इनका ढोंगापन जो है ये दिखाई देता है। जीतन राम मांझी जी की इच्छा है, बड़े नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने निर्णय लिया कि सो कॉल्ड ठगबंधन से अपने आप को अलग करना है, तो ठीक है, उनको बधाई हो। आगे अपने सब निर्णय के लिए वो स्वतंत्र हैं, इसमें जेडीयू का मतलब है। दलित वोटरों को लेकर आरजेडी की माथापच्ची को कुछ इस तरह समझा जा सकता है। बिहार में मुस्लिम वोटर करीब 17 और यादव 13% हैं। कुल मिलाकर ये 30% होता है। अब के दौर में मुस्लिम वोटर पूरी तरह से आरजेडी के साथ नहीं है। बड़ी संख्या में मुस्लिम वोटर नीतीश के सेकुलर छवि पर भी वोट डालते हैं। दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम भी बिहार में मुस्लिमों के काफी वोट काट रही है। इसी तरह पप्पू यादव भी यादवों के वोट में सेंध मार रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी की ओर से नित्यानंद राय और नंद किशोर यादव जैसे चेहरे भी पार्टी को कुछ यादव वोट दिला रहे हैं। यादव को छोड़कर ओबीसी की अन्य जातियां अमूमन आरजेडी को वोट नहीं करती है। देखिए, पहले भी महागठबंधन में जितने भी दल थे वो हम तुम कर रहे थे। अब हम बाहर आ गया, अब तुम बच गए हैं। अब देखिए, तुम से तू और तू तराक होगा उस महागठबंधन में। हमें लगता है कि महागठबंधन में हम तुम तू तराक ही हो रहा था। बिहार में दलित और महादलित को मिलाकर करीब 16% वोटर हैं। इसमें से करीब 5% रामविलास पासवान की पार्टी के साथ होने का दावा किया जाता है, जबकि 5.5% मुसहर जाति के वोटरों पर पकड़ होने का दावा करने वाले जीतन राम मांझी भी आरजेडी से दूर हो चुके हैं। इसके अलावा महादलित कैटेगरी की जातियों को नीतीश कुमार ने जिस तरह से अपनी ओर किया है, उससे उनका झुकाव जेडीयू की तरफ ज्यादा ही रहा है।
ऐसे में आरजेडी की कोशिश दलित वोट बैंक को कैसे भी करके अपनी तरफ खींचने की है, ताकि बिहार में सत्ता की सीढ़ी चढ़ी जा सके। विपक्षी खेमा चाहता है कि अगर चिराग पासवान उनके साथ आते हैं तो 5% पासवान वोट एक मुश्त उनके पास आ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। और कोरोना संकट के बीच बिहार चुनाव के लिए इलेक्शन कमीशन ने गाइडलाइन जारी की है। इन गाइडलाइन के तहत चुनाव आयोग ने बताया है कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन ऑनलाइन दाखिल किए जाएंगे। साथ ही चुनाव के दौरान कोरोना से बचाव के लिए कई नियमों का पालन भी करना होगा। इसके अलावा डोर टू डोर कैंपेनिंग के लिए उम्मीदवार के साथ ज्यादा से ज्यादा 5 लोग साथ हो सकते हैं। चुनाव आयोग ने कहा है कि गृह मंत्रालय के निर्देशों के मुताबिक ही सार्वजनिक सभाएं और रोड शो की अनुमति होगी। चुनाव आयोग ने इलेक्शन के दौरान कोरोना संकट को ध्यान में रखते हुए सावधानियां बरतने की भी बात कही है। दिशा निर्देशों में कहा गया है कि फेस मास्क, सैनिटाइजर, थर्मल स्कैनर, ग्लव्स, फेशियल, पीपी किट का इस्तेमाल चुनाव प्रक्रिया के दौरान किया जाएगा और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का भी पालन किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने कोरोना महामारी के बीच बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। नई गाइडलाइन के मुताबिक मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और थर्मल स्कैनर जैसी चीजें चुनाव के वक्त जरूरी बताई गई है। इसके अलावा चुनाव आयोग ने ऑनलाइन नॉमिनेशन फॉर्म की सुविधा भी दी है। इसके जरिए उम्मीदवार ऑनलाइन नॉमिनेशन भर सकेंगे। दिशा निर्देशों के मुताबिक चुनाव से जुड़ी किसी भी गतिविधि के दौरान मास्क पहनना जरूरी रहेगा। इस्तेमाल किए जा रहे कमरे, हॉल या किसी भी परिसर के गेट पर थर्मल स्कैनर, सैनिटाइजर, साबुन और पानी रखना होगा। हर व्यक्ति की स्कैनिंग की जाएगी। सरकारी निर्देशों के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा। इसे पूरा करने के लिए बड़े हॉल का इस्तेमाल किया जाएगा और इन्हें चिन्हित भी किया जाएगा। चुनाव अधिकारियों सुरक्षा में लगे लोगों की आवाजाही के लिए कोरोना गाइडलाइंस के मुताबिक पर्याप्त संख्या में वाहन रखना जरूरी रहेगा। चुनाव की गाइडलाइन के अनुसार पहली और दूसरी ईवीएम से जुड़ा हर काम बड़े हॉल में होना चाहिए। वहीं सैनिटाइजर पर्याप्त मात्रा में मौजूद रहना चाहिए। ईवीएम वीवीपैट को संभालने वाले हर अफसर को दस्ताने भी मुहैया कराए जाएंगे। साथ ही नॉमिनेशन फॉर्म उम्मीदवार ऑनलाइन भर सकेंगे। उसका प्रिंट उन्हें चुनाव अधिकारी को सौंपना होगा। वहीं हलफनामा भी ऑनलाइन दाखिल किया जा सकेगा। उम्मीदवार जमानत की रकम ऑनलाइन जमा कर सकेंगे। कैश देने का विकल्प भी मौजूद रहेगा। नॉमिनेशन फॉर्म सौंपने के समय उम्मीदवार के साथ 2 से ज्यादा लोग नहीं जा सकते हैं। उन्हें 2 से ज्यादा गाड़ियां ले जाने की इजाजत भी नहीं रहेगी। नॉमिनेशन फॉर्म लेने, उसकी स्क्रूटनी करने और चुनाव चिन्ह देने की प्रक्रिया जहां पूरी हो वहां पर्याप्त जगह रहनी चाहिए। उम्मीदवारों को अलग अलग वक्त पर बुलाया जाएगा। दिशा निर्देशों के मुताबिक उम्मीदवारों के लिए वोटिंग एरिया भी बड़ा होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट। तो लगातार जिस तरह से बिहार चुनाव के लिए सियासत तेज हो गई है, इसी को लेकर हमारी आज की चर्चा है। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय मैं आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ अफजल अब्बास जुड़ चुके हैं, आप नेता हैं जेडीयू से। हमारे साथ दानिश रिजवान जी जुड़ चुके हैं, आप प्रवक्ता हैं हमसे। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा अफजल अब्बास जी आपसे है। बिहार में अभी चुनावों की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सियासत पूरे चरम पर है। बिहार में 16% दलित वोट बैंक को साधने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं और नेता लगातार पार्टियां भी बदल रहे हैं। क्या लगता है आपको कि क्या इस चुनाव में दलित वोट बैंक सबसे अहम मुद्दा है आपके लिए? देखिए, दलित ही वोट नहीं है, हर कम्युनिटी का वोट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन सवाल जहाँ तक आप दलित के इश्यू पे बात कर रही हैं, तो दलित का भी एक अच्छा खासा वोट बिहार में है। दलित है, माइटी है, अतिथिया है, विद्या है, अपराध, सब कम्युनिटी के लोग हैं। लेकिन हर पार्टी चाहती है कि अपने अपने पक्ष में वोट लाए, वोट लाए। लेकिन उस सबके बावजूद इस तरह से काम हुए बिहार में। और देखिए, दक्षता उठा कर देख लीजिए तो गरीबों की उत्थान के लिए काम किया गया बिहार सरकार द्वारा। तो उससे मुझे लगता है कि आज भी दलित समाज के लोग नीतीश जी के साथ है। अब सवाल है कि इसको दलित हमारे पास आ जाए, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूँ कि आज के डेट में नीतीश कुमार जी देखिए, सिर्फ कास्ट का वोट सिर्फ 2 से 2.5%, 3% है। लोग कुछ उनकी बात कर लेंगे, अगर कुछ बाहर मिला के 5 से 6%। नीतीश कुमार सिर्फ एक कास्ट के नेता नहीं है, एक दलित के नेता नहीं है, एक पूरे बिहार की आवाम की नेतृत्व कर रहे हैं। इससे इनको हर वर्ग का वोट मिलता है। वरना सिर्फ इतने कम वोट के बावजूद भी जातीय समीकरण की बात आप करें तो ये वोट के भाव में कहे एक बड़ा मेजर पार्ट ऑफ द वोट कमेटी का वोट को मिलता रहा है। तो मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू और एलजेपी साथ रहेगी और तो मैक्सिमम दलितों का वोट हमारे साथ होगा ही। हम इतना जरूर कहना चाहते हैं आपसे कि
नीतीश कुमार के नेतृत्व पे यही चुनाव हो रहा है और नेता के नियत नेता के कार्य को देखते हुए 7 से उत्तर लोग वोट देते हैं। तारीख के इतिहास के पन्ने को पलट कर देख लीजिए। मुझे याद है जब मैं 2010 में जदयू ज्वाइन किया था तो मुसलमानों ने भी भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था, इसलिए दिया था कि बिहार का विकास और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनना जरूरी है। तो वो परिस्थिति आज भी है। हाँ, थोड़ा सा 19 लोग इधर से भाग के गए, उधर गए, चुनावी प्रक्रिया चुनावी माहौल में कुछ लोग इधर से उधर जाया करते हैं, लेकिन हमारे पास आज भी दलितों का नेतृत्व करने वाला कोई नेता है तो नीतीश कुमार है। बिल्कुल। अफजल जी, मैं लौटूंगी आपके पास। सवाल मेरा दानिश रिजवान जी आपसे है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जेडीयू के साथ जेडीयू के लगातार जीतन राम मांझी जी से तारीफ कर रहे हैं, लग रहा है कि जल्दी हम जेडीयू के साथ हमको भी देख सकते हैं। देखिए, राजनीति में दिशा सब कुछ संभव है। कल कौन किसके साथ रहेगा और कौन किसके विरोध में खड़ा रहेगा ये कहना मुश्किल होता है। आपने 5 दिन पहले देखा कि किस तरीके से श्याम रजक जी ने जनता दल यूनाइटेड का दामन छोड़ा और नीतीश कुमार जी का साथ छोड़ते हुए उन्होंने तेजस्वी यादव जी का दामन थाम दिया। 1 हफ्ते 15 दिन पहले तक श्याम रजक जी हमेशा कहते थे कि नीतीश कुमार जी दलितों के हिमायती हैं, बिहार के विकास के लिए नीतीश कुमार जी काम कर रहे हैं, लेकिन जैसे उन्होंने जेडीयू से उनको निकाल दिया गया वैसे ही अब नीतीश कुमार जी को उन्होंने कोसना शुरू कर दिया। तो देखिए, राजनीति में हमेशा अवसर बने रहते हैं, मौके बने रहते हैं, लेकिन कब कौन किसके साथ जाएगा, किसके साथ सियासत करेगा ये कहना जल्दबाजी होती है और मुश्किल होता है। अभी हमारी पार्टी की तरफ से जो कोर ग्रुप की कल बैठक हुई थी, उस बैठक में इसी बात को लेकर के निर्णय लिया गया है कि जो भी निर्णय होगा गठबंधन को लेकर के या इंडिपेंडेंट लड़ेंगे या क्या करेंगे, उसके लिए श्री जीतन राम मांझी जी को अधिकृत कर दिया गया है। जो निर्णय लेंगे वो मान्य होगा। हालांकि देखिए, बिहार के विकास की अगर हम बातचीत करें तो संदेह नीतीश कुमार जी अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आपने देखा कि कोरोना काल में किस तरीके से चिराग पासवान राजनीति करने में जुटे थे, वही नीतीश कुमार जी ने इस तरह का कोई जबान नहीं खोला और सीधे तौर पर जनता के बीच में जाकर काम करते दिखाई दिए। तो देखिए, कुछ ऐसी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं से अन्य नेताओं से नीतीश कुमार जी को अलग करता है। बिल्कुल, तो हमें इंतजार करना होगा ये देखने का कि हम और जेडीयू साथ होती है या नहीं होती। इस तरह से लगातार जातीय गणित यहाँ पे चल रहा है और दलित राजनीति और दलित वोटरों को साधने की बात चल रही है, उसी को लेकर हमारी आज की चर्चा है। हमारे साथ हमारे सारे गेस्ट जुड़ चुके हैं। हमारे साथ केशव सिंह जी जुड़ चुके हैं, आप प्रदेश महासचिव हैं एलजेपी से, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ राजेश यादव जी भी जुड़ चुके हैं, आप प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सवाल मेरा राजेश यादव जी आपसे है, जिस तरह से लगातार आरजेडी से 6 विधायक छोड़कर चले गए हैं आरजेडी को, कहीं ना कहीं जब आरजेडी के पाले से उनके जो विधायक हैं वो जा रहे हैं, तो क्या आरजेडी इस जो कमजोरी है, ये जो कम होते जा रहे हैं उनके विधायक, इसको भर पाएगी? राजेश जी, आपको आवाज आ रही है? मुझे लगता है हमारा संपर्क टूट गया। हम लौटेंगे राजेश जी के पास। सवाल मेरा अफजल अब्बास जी आपसे है, जिस तरह से एनडीए की बात अगर हम करें तो जीतन राम मांझी को लाने की तैयारी चल रही है, वहीं दूसरी ओर आपका सबसे बड़ा दलित चेहरा एलजेपी आपसे नाराज चल रहा है। लगातार चिराग पासवान ट्वीट कर रहे हैं और नीतीश कुमार के नेतृत्व पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। तो इससे अगर हम देखें तो यहाँ पर आपकी जो जेडीयू है और एनडीए है वो अपनी जो पार्टियां हैं उनको संभाल नहीं पा रही है, ये कह सकते हैं इसको हम? यहाँ पर अफजल अब्बास जी, आपको आवाज आ रही है? लगता है हमारा संपर्क उनसे भी टूट गया है। हम केशव सिंह के पास चलेंगे। केशव सिंह जी, जिस तरह से लगातार यही ट्वीट किए जा रहे हैं चिराग पासवान की तरफ से कि नीतीश कुमार के नेतृत्व को लेकर सवाल उठ रहे हैं, ऐसे में जो पार्टी है, क्या एनडीए में सब कुछ सही नहीं चल रहा है? कुछ मामलों पर लेकर के हमारा मतभेद और मतभेद का मुख्य कारण ये है कि बिहार सरकार अभी जो चल रहा है वह पुराना एजेंडा जो आरजेडी के साथ गठबंधन करके नीतीश जी सरकार बनाए थे और उस समय जो एजेंडा तय किए थे उसी एजेंडा पर चल रहा है, जबकि उसका नया पार्टनर के रूप में भारतीय जनता पार्टी बाद में आ गया और एलजेपी भी कुछ दिन के लिए जुड़ा था और उस एजेंडा को चेंज नहीं किया गया। जैसे कि महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार जी चुनाव लड़े थे तो उनका 7 निश्चय योजना था, शराबबंदी था, क्या अन्य योजना था,
अब 7 निश्चय योजना का हम विरोध नहीं करते हैं, लेकिन वो चले। लेकिन अब एलजेपी का भी अपना एजेंडा है, भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है। इन तमाम एजेंडा को लेकर के हम लोगों को एक संयुक्त घोषणा पत्र तैयार करना होगा, एक एजेंडा बनाना पड़ेगा। इस पर अभी तक बात नहीं बनी है। इसको लेकर के हम लोग बार बार सवाल उठा रहे हैं। बिहार में विकास का मामला हो, चाहे बाढ़ का हो, सुखाड़ का हो, चाहे कोरोना महामारी का हो। कोरोना में टेस्टिंग कम हो रहा है, बाढ़ से 16 जिला तबाह है, तमाम जगह तटबंध टूट रहे हैं, सड़कें नई बनी है, किस कारण से टूट रहे हैं। ये तमाम चीजों पर हम लोग सवाल उठाए हैं सर, और सरकार को पहले पत्र लिखे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई ठोस उसका जवाब आज तक हम लोगों को नहीं मिल रहा है। ऐसे परिस्थिति में हम लोगों को बाध्य होकर के इन सवाल को आम पब्लिक के बीच में और समाचार पत्रों के माध्यम से उठाना पड़ा। अब देखिए, इस पर जब तक बैठ करके एक मंच पर तमाम समस्याओं पर बैठ करके कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं बनता है, हमारा संयुक्त रूप से घोषणा पत्र तैयार नहीं होता है, तमाम उम्मीदवारों के लिए सीट एडजस्टमेंट नहीं होता है, तब तक तो हम इसको कह ही सकते हैं कि एनडीए के अंदर में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल। बिल्कुल केशव जी, जिस तरह से आप भी कह रहे हैं कि जो खटपट आपकी एनडीए के साथ चल रही है, एनडीए में चल रही है, उसके बाद क्या आपकी पार्टी की तरफ से जो एनडीए का चेहरा है उसके लिए भी कुछ सवाल उठ रहे हैं? देखिए, एनडीए में चेहरा का सवाल है। आप नीतीश कुमार जी का कार्यकाल को 2005 से लेकर के अध्ययन कीजिए आज तक। जो उनका 2005 से लेकर के 2009 तक विकास का मॉडल था, चाहे काम करने की शैली थी, तरीका था, चाहे जिस ढंग से विकास किए, वह अद्वितीय था। इसको हम भी मानते हैं। उस समय हम विपक्ष में थे, आज उनके साथ है, चाहे एनडीए घटक दल में जी। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे उनकी कार्य शैली में गिरावट आया है, विकास का एजेंडा पीछे छूटा हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर का स्थिति खराब हुआ है, शासन में कहीं ना कहीं करप्शन बढ़ा है, अफसरशाही बढ़ा है, लूटपाट बढ़ा है, और जो जनता का हित का काम होना चाहिए वो नहीं हुआ है। इन्हीं प्रश्नों को हम लोग बार बार उठाए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख करके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी अवगत कराते रहे हैं, लेकिन पता नहीं कि माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी को क्या हो गया है, एक भी पत्र का जवाब नहीं देते हैं। ना फोन करने पर फोन उठाया जाता है, ना वहां से प्रॉपर रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो हमको पता नहीं चल पा रहा है, ना हम लोग बहुत कहने की स्थिति में आज के डेट में स्पष्ट रूप से जी कि एनडीए के घटक दलों में कहीं न कहीं कोऑर्डिनेशन का अभाव है, और उस कोऑर्डिनेशन के अभाव में बहुत कुछ गड़बड़ हो रहा है। उसको दुरुस्त करना समय रहते बहुत अनिवार्य हो गया है। चुनाव का डंका बजने जा रहा है, पहले नहीं ठीक किया जाएगा तो इसका चुनाव में हम लोगों को, तमाम एनडीए के घटक दलों को कहीं ना कहीं हानि उठाना है। बिल्कुल, मैं लौटूंगी आपके पास। सवाल मेरा राजेश यादव जी आपसे है, जिस तरह से एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, एलजेपी उनसे खफा है और जो उनके विधायक हैं वो भी आरजेडी में शामिल हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको भी इससे फायदा होने वाला है? आरजेडी में आप नीतीश जी जो है, एनडीए का जो घटक दल है जी, एलजेपी है और बीजेपी है, तीनों में तालमेल नहीं है। आप देख रहे होंगे कि किस तरह से चिराग पासवान जी या उनके जो और नेता हैं, सारे लोगों ने सवाल उठाया है कि कहीं विकास का काम नहीं हो रहा है, बाढ़ की स्थिति है। अब नीतीश जी दलित कार्ड खेलना चाहते हैं, तो आपको बता दें कि नीतीश जी का दलित कार्ड कहाँ है? दलित कार्ड वो जब भी तो दलित को उन्होंने जैसी सत्ता में आया, दलित को 2 भागों में बांट दिया और फिर अपने लाभ के लिए फिर एक वर्ग को, दलित को एक फिर महादलित में शामिल कर लिया। तो नीतीश जी का ये पुराना नीति होता है, पलटी मार लोग हैं और ये पलटी मार टीम को बनाना चाह रहे हैं। और राज्य की जनता जो है देख रही है, राज्य के जो दलित हैं, राज्य के जो पिछड़ा है, अल्पसंख्यक हैं, वो सारे लोगों का निगाह आज तेजस्वी यादव और महागठबंधन की ओर है। जहाँ तक सवाल है मांझी जी का, मांझी जी को आपने देखा वो कई बार उन्होंने बराबर अल्टीमेटम देते रहते हैं, देते हैं, और जिस नीतीश जी ने उनको बेइज्जती करके हटा दिया था, आज फिर वहां जाने के प्रयास कर रहे हैं, उससे फायदा होने वाला नहीं है। सारे लोग, राज्य की जो जनता है, 11 करोड़ जनसंख्या है, सारे लोग जानते हैं। दलित की आप बोलते हैं 16% हैं, यादव हैं, अल्पसंख्यक हैं,
ये सारे लोगों का निगाह आज लालू यादव जी के ऊपर है और तेजस्वी यादव जी के ऊपर है और महागठबंधन की ओर है। इसलिए सारे लोग विचलित हो गए हैं और विचलित होने के बाद तरह तरह का बयानबाजी करते हैं। इसलिए इनको कोई फायदा होने वाला नहीं है, राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन। और आप देखेंगे न्याय जी की आने वाले दिन में हड़बड़ मच जाएगा जदयू में। भाजपा के भी कई लोग हैं जो परेशान हैं। अब आज यहाँ बैठे हुए हैं, अभी हम रिजवान जी को सुन रहे थे कि राजनीति में कोई भी संभावना कहीं भी कुछ व्यक्त किया जा सकता है। 2 दिन पहले आप ही के साथ बैठे हुए थे, तो बदला बदला सा नजर आ रहे हैं। डरे हुए लोग हैं ये लोग, डरे हुए लोग हैं। और डर करके जो डरा हुआ लोग रहता है वो कभी कभी दलित की, कभी पिछड़ा का, कभी अल्पसंख्यक का, लेकिन किसी का है नहीं। किसी जी को सारे राज्य की जनता जानती है अभी ये कभी भी दलित के लिए, पिछड़ा के लिए ये आरक्षण की। अभी श्याम रजक जी की बात जो लोग बोल रहे हैं, श्याम रजक जी पिछले 5 महीना से 6 महीना से लगातार SC ST पिछड़ा की आवाज, जो सुप्रीम कोर्ट में जो मामला आया SC ST का आरक्षण का सवाल आया और उसको लेकर के लगातार मुखर थे। और इसलिए नीतीश जी को देखा नहीं गया। अभी चौधरी जी यहाँ हैं, चौधरी जी हैं, ये बराबर उठाते रहे। SC ST का मामला है, जो सुप्रीम कोर्ट में मामला आया, अभी मेडिकल में जो एडमिशन का मामला आया, या अभी जो रिजल्ट आया है UPSC का, उसमें किस तरह से करस किया गया, इसको लेकर के श्याम रजक जी ने आवाज उठाया कि विगत 5-6 महीना से उठा रहे थे। मीटिंग भी कर रहे थे, दलित विधायकों के साथ बैठक किए। इनको लगा, नीतीश जी को लगा कि तो दलित का नेता हो जाएगा और उनको पैर काटने के लिए वहां पर उनके क्षेत्र में दूसरे को भेजने लगे। अब नीतीश जी, इसलिए श्याम रजक जी ने आवाज उठाया दलितों का समाज है श्याम, तब जाकर के इन्होंने नीतीश जी के साथ छोड़ा। उनकी बात को नहीं माना गया, दलित को वहाँ बात सुना नहीं जा रहा है, अल्पसंख्यक की बात वहाँ सुना नहीं जा रहा है। इसलिए उन्होंने यहाँ आया है। और ये जो लोग हैं, मांझी जी हैं, उनका बोला जा रहा है कि मुसहर का 5% है। आप सब जानते हैं कि किस तरह से मुसहर समाज को लालू यादव ने 90 से लेकर के 91 तक आगे किया, मुसहरों के लिए लड़ाई लड़ा और सारे लोगों के लिए लड़ाई लड़ा। इसलिए पूरी ठीक है सर, आप बात कर रहे हैं कि दलितों के लिए आप लोगों ने बहुत कुछ किया। अगर बात करें हम कोरोना की, तो कोरोना काल में आपके पास भी 80 विधायक थे, क्या काम आपने किया है दलितों के लिए? कोरोना काल में भी जितना काम किया हमारा तेजस्वी जी ने और महागठबंधन के लोगों ने, उतना कोई ना। भाई बाढ़ के दिख लीजिए, कोरोना काल में जो बाढ़ की स्थिति है उसमें जो तेजस्वी जी का रोल है, तेजस्वी जो घूम रहे हैं तेजस्वी जी, सारे लोग नीतीश जी हड़बड़ाए हुए हैं, उनको निकलते नहीं। नीतीश जी तो कोरोना से डर गए, कोरोना के डर से नीतीश जी उनके लोग निकल रहे हैं, घर में बैठ करके बयानबाजी कर रहे हैं। और हमारे नेता जो है तेजस्वी जी, वो बाढ़ पीड़ितों के साथ में घूम रहे हैं, बाढ़ पीड़ितों की सहायता कर रहे हैं। सारे लोग देख रहे हैं, आपका चैनल सभी लोग देख रहा है। इसलिए ये लोग हड़बड़ाए हुए हैं। और अभी जो नीतीश जी हैं, या नीतीश जी का भरोसा ललन सिंह जैसे लोगों पर जो अनाप शनाप बकते हैं, नीरज सिंह जैसे, हम लोग कभी इनके बारे में अनाप शनाप नहीं बकते हैं, कभी आप शब्द नहीं बोलते हैं। लेकिन ये लोग जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, हमारे नेता लालू जी ने कह दिया कि इसको, इनके खिलाफ आप शब्द नहीं बोलो, इनके बारे में सारे बिहार की जनता जानती है। इसलिए हम लोग यहाँ जी, हम लोग सामाजिक न्याय के आदमी है। पार्टी जो है राष्ट्रीय जनता दल सामाजिक न्याय और विशेष ताकत में विश्वास रखने वाली पार्टी है। धरोहर है हमारे नेता लालू जी और तेजस्वी जी, और महागठबंधन में जो सोनिया जी हैं, राहुल जी हैं, सारे लोग जो हैं सामाजिक न्याय और विशेष। हम सत्ता की लड़ाई नहीं लड़ते हैं, हम समाज में परिवर्तन की लड़ाई लड़ते हैं। हम सत्ता तो आते जाते रहता है, लेकिन ये लोग सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सत्ता के लिए किसी को तोड़ सकते हैं, सत्ता के लिए पलटी मार सकते हैं, सत्ता के लिए आप है तो इधर आ सकते हैं। आपने देखा नहीं 15 में कैसे लोगों ने कहा, नीतीश जी का बयान याद है, मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे भाजपा में नहीं जाएंगे। आज कहाँ है डर से? तो ये सारे लोग कब बदल जाएंगे, राज्य की जनता को कब धोखा दे देंगे? बिल्कुल, यही दानिश जी ने भी कहा था कि राजनीति है, कब क्या हो जाए पता नहीं चलेगा। और बिहार चुनाव के लिए इलेक्शन कमीशन ने गाइडलाइन भी जारी कर दी है और इन गाइडलाइन के तहत चुनाव आयोग ने बताया है कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन ऑनलाइन दाखिल किए जाएंगे। इसी पर हमारी चर्चा है आज की। सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। सवाल मेरा अफजल अब्बास जी आपसे है, चुनाव आयोग ने अब कोरोना को देखते हुए गाइडलाइंस जारी कर दी है कि प्रत्याशी इस बार ऑनलाइन नामांकन दाखिल करेगा। एक अच्छा कदम है चुनाव आयोग की तरफ से, क्या कहेंगे इस पर?
अफजल जी, आपको आवाज आ रही है? तमाम संपर्क टूट गया है। दानिश रिजवान जी के पास जाएंगे हम। दानिश रिजवान जी, जिस तरह से ऑनलाइन नामांकन ऑनलाइन दाखिल करने की बात की गई है चुनाव आयोग की तरफ से, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये स्वागत योग्य कदम है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा इससे, और कोरोना से मुक्ति के लिए जो सबसे बड़ा समाधान है वो यही है कि आप ज्यादा से ज्यादा भीड़ एक जगह इकट्ठा न हो। तो इसके लिए निर्वाचन आयोग को, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की पूरी टीम को हम धन्यवाद देते हैं। उसके पहले लेकिन एक चीज है कि अभी मैं राजेश यादव जी की बातों को सुन रहा था कि लालू प्रसाद यादव जी तो लालू प्रसाद यादव जी AK-47 पता नहीं क्या क्या उन्होंने बोला। अगर लालू प्रसाद यादव सही में दलितों के हिमायती हैं तो अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी दलित को क्यों नहीं बना देते हैं? राष्ट्रीय अध्यक्ष तो छोड़ दीजिए, बिहार का प्रदेश अध्यक्ष किसी दलित को क्यों नहीं बना देते हैं? प्रदेश अध्यक्ष छोड़ दीजिए, नेता प्रतिपक्ष किसी दलित चेहरे को क्यों नहीं बनाते हैं? विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष को भी छोड़ दीजिए, विधान परिषद का नेता प्रतिपक्ष किसी दलित को क्यों नहीं बनाते हैं? वहां भी छोड़ दीजिए, पार्लियामेंट में जो नेता सदन का होता है पार्टी का, पार्लियामेंट में सदन का नेता पार्टी की तरफ से किसी दलित को क्यों नहीं बना देते हैं? और पूरे अपने कार्यकाल में कितने दलितों को उन्होंने क्या किया, ये भी इसका जवाब देना चाहिए। देखिए, जिस तरीके से अभी भारी भरकम श्याम रजक जी की बढ़ाई के बारे में कर रहे थे, मुझे याद है आज से 11 साल पहले जब श्याम रजक जी ने राष्ट्रीय जनता दल छोड़ा था तो लालू प्रसाद यादव ने बड़े मजाकिया लहजे में कहा था कि घर का धोबी का गधा, ना घर का ना घाट था। ये इज्जत करते थे वो दलित समाज की, और श्याम रजक जी के बारे में ऐसी अभद्र टिप्पणी ये करने वाले लोग हैं। और आज कह रहे हैं कि दलित के हिमायती, दलित के नेता, दलित के लिए ये कर दिया वो कर दिया। अरे दलितों के लिए कर दिया होता तो दलित को तो छोड़ दिए, यादव के लिए किया ना। यादवों के चुनाव में स्थिति क्या हो गई कि बेटी मीसा भारती यादव बहुल सीट पटना पाटलिपुत्रा से चुनाव लड़कर गई थी। बिहार का सबसे बड़ा यादव बहुल सीट 2 माना जाता है, मधेपुरा और पाटलिपुत्रा, और दोनों जगह की हालात क्या रहे ये जाहिर है। तो देखिए, जबान खुलवाने की बातचीत नहीं करें, वक्त है, वक्त के पहले अभी तक नहीं सुधरे। और देखिए, हम भी जो गठबंधन से अलग हुए हैं, हम मजबूरी वश अलग हुए हैं, हमें शौक नहीं था, हमें लगा था हम सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए राष्ट्रीय जनता दल के साथ में गठबंधन में गए थे, हम सरकार छोड़ करके विपक्ष में आ गए थे। उस वक्त हमारी पार्टी सरकार में शामिल थी, हमारा ऐलान बिहार की सत्ता में और केंद्र की सत्ता में बैठा था, लेकिन सामाजिक लड़ाई के नाम पर हम लालू प्रसाद जी के साथ में आए। हमने कोशिश करी थी कि बिहार बदलेंगे, लेकिन हालात सब लोगों ने देख लिया कि लोकसभा चुनाव में बुरी हार होने के बाद हमारे नेता श्री जीतन राम मांझी जी, राहुल गांधी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, मुकेश सहनी जी, तमाम हर तरफ एक ही बात कह रहे थे कि किसी भी तरीके से कोऑर्डिनेशन कमेटी बना लीजिए। लेकिन स्थितियां क्या हुई कि अपने तानाशाह पूर्वक रवैये के कारण उन्होंने कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाना उचित नहीं समझा, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। आप मुझे बताइए कि जो नेता अलायंस में रह करके अपने एलआई पार्टी के नेताओं को इज्जत नहीं देता है, वो नेता अगर सरकार में बैठेगा तो बिहार की जनता के साथ क्या व्यवहार करेगा, ये जग जाहिर हो चुका है। अगर आप सही मायने में देश की, बिहार की आम आवाम की और नेताओं की अगर इज्जत करने वाले लोग हैं, आप चाहते हैं कि हम दलितों की रहबरी करें, तो अगर दलित नेता, बिहार के बड़े नेता, बड़े चेहरे अगर ये कह रहे हैं कि एलआई में अगर कोऑर्डिनेशन कमेटी बना लीजिए, तो आपसे क्या मजबूरी है? क्या आप चाहते हैं आपने तमाम टिकटों को अभी से बेच दिया? क्या टिकट बंटवारे के लिए आप डर रहे थे कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बन जाएगी तो ये लोग दबाव बनाएंगे, इसलिए आपने कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाना उचित नहीं समझा? ये देखिए, बहुत सारे सवाल हैं और जिसका जवाब तेजस्वी यादव जी को मीडिया में आके देना चाहिए था। या फिर क्या वजह है कि आपने कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाना उचित नहीं समझा? क्या वजह है कि जिसको आप कहते थे कि धोबी का गधा, ना घर का ना घाट का, उसको आपने अपनी पार्टी में शामिल कराया? आखिर ये सब क्या कारण है? देखिए, ऐसे ही राष्ट्रीय जनता दल भरभरा के नहीं टूट रही है। जब आप विधायकों को पैसा दे करके टिकट बांटिएगा विधानसभा के चुनावों में, तो वो भी वक्त पर भाग जाएगा, और वही हालात हो रहा है। और देखिए, एक चीज बहुत साफ है, राजनीति साफ वही से करी जाती है जिस तरीके के हालात राजनीति में पनप रहे हैं, और गठबंधन में जो हालात अभी दिखाई दे रहे हैं वो पद से बदतर है। अभी मैं किशोर जी की बातों को भी सुन रहा था, लोक जनशक्ति पार्टी के नेता है, कह रहे थे कि चिराग पासवान जी ने बहुत बार चिट्ठी लिखा, बहुत कुछ किया। अरे, नीतीश कुमार जी के ऊपर में उंगली उठाने से पहले उनको 20 बार सोचना चाहिए कि चिराग पासवान, उनके पापा, उनके चचा, उनके चचेरे भाई, उनके मामा, काका, नाना, हालांकि पूरी जो पार्टी है वो तो उनके परिवार की पार्टी है, लेकिन पूरे परिवार को जिताने के लिए नीतीश कुमार जी को हर जगह इन्होंने सभा कराया। और जब चुनाव जीत के संसद के अंदर बैठ गए तो बार्गेनिंग शुरू कर दिया, कहते हैं नीतीश कुमार जी ने मेरे लिए कोई काम नहीं किया। अरे, जब आपके लिए वो प्रचार करने जा रहे थे तो उसी वक्त ये पूछ लेना चाहिए था कि भाई शिक्षा की दशा क्यों ऐसी है, स्वास्थ्य विभाग के हालात ऐसे क्यों है, सड़कें ऐसे क्यों खराब है। आपको उसी मंच से बोलना चाहिए था, लेकिन उस मंच से पूछा कि बिहार में बहुत काम किया है, काम के नाम पर हमको वोट भी दीजिए। और अब जब वोट मिल गया तो कहते हैं कि भाई काम तो किया नहीं है, निकम्मे लोग हैं।
देखिए, राजनीति ऐसे नहीं चलती है। राजनीति में शुचिता की जरूरत है और वो शुचिता अब देखने को नहीं मिल रही है, ये एक हकीकत है। और देखिए, जो भी है बेबाकी से अपनी बातों को रखना चाहिए, मुझे जहां तक लगता है। अगर आप अपनी बातों को बेबाकी से नहीं रख सकते हैं तो आप राजनीति के लायक नहीं। और देखिए, देश की राजनीति में या कहें हम बिहार की राजनीति में कोट पैंट पहनने वाला एक बच्चा दिल्ली से प्लेन से पटना एयरपोर्ट पर उतरता है, फॉर्च्यूनर एसी गाड़ी में बैठकर जमुई के दुर्दान जंगली इलाके में बिना हिचकोले खाए फर्राटेदार सड़क पर पहुंच जाता है, वहां से सांसद बन जाता है। और उसका नेता अगर ये सवाल उठाता है कि बिहार में काम नहीं हुआ तो सवालिया निशान खड़े होते हैं, और उसी सवालिया निशान पर हमने उंगली उठाई है। बिल्कुल, मैं लौटूंगी आपके पास। सवाल मेरा केशव सिंह जी आपसे है। हेलो, हाँ जी केशव सिंह जी, सवाल मेरा आपसे ये है कि पप्पू यादव चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाने की लगातार वकालत कर रहे हैं और कांग्रेस और एलजेपी के साथ मिलकर एक अलग मोर्चा बनाने की कोशिश तो नहीं चल रही है? एक मिनट, रिजवान जी जो बोल रहे हैं उस पर हम बोलना चाहते हैं कुछ। एक मिनट जी बोलिए। ये रिजवान जी को पता नहीं है कि 90 से लेकर लगातार दलित ही प्रदेश के अध्यक्ष रहे, पिछड़े अध्यक्ष रहे। उनको मालूम है कमल पासवान जी से लेके आदरणीय रमई राम जी से लेके पासवान जी से लेकर के दो तीन पासवान अध्यक्ष रहे हैं, आदरणीय रमई राम जी अध्यक्ष रहे हैं, और बराबर जो अति पिछड़ा के अध्यक्ष रहे हैं, पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष रहे। पहली बार हुआ है कि अध्यक्ष हमारे जगता भाई बने हैं, जगदानंद जी बने हैं 90 से लगातार। और ये रिजवान जी को मालूम है, रिजवान जी कब से राजनीति में, हम नहीं जानते हैं कब से हैं क्या है। लेकिन रिजवान जी को पता लगाना चाहिए कि तो बिहार में राष्ट्रीय जनता दल पार्टी है, जनता दल, जो कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक सब अध्यक्ष बनते रहे हैं। और ये जो दानिश जी कर रहे हैं, आप इनको बोलिए नीतीश जी से पूछिए। दानिश जी अपने आदमी लगातार कई साल से अध्यक्ष है, आप इंतजार कीजिए। दलित है क्या वहाँ, पिछड़ा है क्या वहाँ, अल्पसंख्यक है क्या वहाँ, आप पूछिए। रिजवान जी आपको बताना चाहिए कि जहाँ आप इशारा कर रहे हैं जदयू के बारे में, तो जदयू में पूछिए कि एक आध बार दलित बने हैं क्या, एक आध बार पिछड़ा बना अध्यक्ष क्या वहाँ जी। दानिश जी पता लगा लीजिए ना, पता लगा रिजवान जी। आप लोगों का, आप लोग जो है हमेशा दूसरे के बैसाखी पर बैठ करके लोग बात कर रहे हैं, और यहाँ नहीं हुआ तो वहाँ चले गए, वहाँ नहीं हुआ। आप राजेश जी दानिश जी को जवाब देने दीजिए। बात कीजिए जी, दानिश जी जवाब दीजिए। समझते आप रिजवान जी आपने देख लीजिए, इतिहास देख लीजिए पूरे जनता दल का और राष्ट्रीय जनता दल का अध्यक्ष कौन रहा है बिहार में। एक बार पहला बार हुआ है कि हमारे आदरणीय जगदानंद सिंह जी अध्यक्ष बने में बराबर पिछड़ा दलित संख्या का अध्यक्ष होते रहा है प्रदेश का। इसलिए देश प्रदेश की जनता और पूरे राज्य देश की जनता जानती है कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का हितैषी कौन पार्टी है, कौन नेता है। इसलिए गलत बयानबाजी नीतीश जी से आप पूछ लीजिए, इनका युवा का अध्यक्ष कौन है, आरसीपी सिंह कौन है, रमन सिंह कौन है, नीरज कौन है, आलोक कौन है, पूछिए तो उनसे आप। इनके कहने पर चल रहे हैं, जिनके कहने पर आपका जीतन राम मांझी जी को हटाया गया था। आप कहाँ आप हैं रिजवान जी, अभी आप लोग ज्यादा आप नहीं आए हैं ना। एक हकीकत बिहार की जनता जी। राजेश जी अब अपनी बारी का इंतजार कीजिए। अब दानिश जी अपना जवाब दीजिए। जी देखिए, उन्होंने कहा कि जनता दल यूनाइटेड का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन, शरद यादव जी कौन से समाज से आते हैं, शायद इनको जानकारी का अभाव है। मुझे लगता है राजेश जी अब आप उनको जवाब देने दीजिए ना। जनता जानती है, राजेश जी सुनिए ना। राजेश जी आपने सवाल किया, उसका जवाब वो आपको दे रहे हैं। अब आप उनका जवाब सुन लीजिए पहले। जी, नीतीश कुमार जी खुद कौन से समाज से आते हैं, शायद लगता है इनको जानकारी का अभाव है। नीतीश कुमार जानकारी अभाव नहीं, पूरी अभाव है, पूरी जानकारी के साथ कर से हम लोग 77 से और 77 में ये 15 साल का राजेश जी आपने सवाल किया, आपने जवाब दिया, लेकिन आप भी सुनने का बोलोगे वही सुना जाएगा। रिजवान जी, राजेश का जो पार्टी राजद है, न उसको सुनने का आदत है, न विकास करने का आदत है, उन लोगों का हल्ला करने का आदत है। राजद के लोग हल्ला करेंगे, कोई काम तो करना है। सुनने की पहले आदत रखिए। राजेश जी आप बचाव कीजिए, आप सवाल कीजिए, लेकिन आप दूसरे के जवाब का भी इंतजार कीजिए। टीवी राजद के लोग हल्ला करेंगे नहीं है आपका, जो गुंडागर्दी करेंगे वही चलेगा।
वो जंगल राज का आप जमाना चला गया। गुंडागर्दी हम लोग करते हैं, बिहार में गुंडागर्दी कर रहे हैं, पलटी मारी करवा रहे हैं, चलेगा? चलिए बोलिए, सुन रहे हैं। जी दानिश जी जवाब दीजिए। देखिए, मैं वही कह रहा था कि अगर ऐसा है तो नेता प्रतिपक्ष श्री से किसी दलित को नेता प्रतिपक्ष बना देते हैं। मैं वही कह रहा था कि अगर सही मायने में नीतीश कुमार जी के विकास की अगर ये खिलाफत में है तो फिर इतने खराब नेता के गोद में जाकर ये सत्ता में क्यों बैठ गए थे? आखिर क्या कारण थे? अगर 15 साल से नीतीश कुमार जी ने कोई काम नहीं किया तो फिर इनका भी 2 साल का शासन उसी में जोड़ा जाएगा। इसका मतलब है कि 2 साल तक वो उसी सरकार में बैठे हैं जो सरकार कोई काम नहीं कर रही है। देखिए, बातें अगर करनी हुई तो हर पक्ष की बात आपको करना होगा, और मुझे लगता है कि ये पूरी तरीके से गलत है। राजनीति में शिक्षा के साथ राजनीति होनी चाहिए। अगर सही मायने में बिहार का विकास इन्होंने किया होता तो 15 साल से जनता ने सरकार जिसको बाहर निकाल बैठा है, इसका मतलब है कि बिहार की जनता मानती है कि इन्होंने कोई काम नहीं किया। और अगर सही मायने में काम किया होता तो 2 साल पहले लोकसभा का चुनाव आया था, आपने देखा कि स्थितियां क्या रही है। देखिए, इतिहास सीखने की चीज है, सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं है, और इतिहास से सब कुछ सीखना चाहिए। मुझे लगता है कि गलती को स्वीकार करके अगर अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं तो निश्चित तौर पर इतिहास में जनता आपको माफ करती है। लेकिन ये दिखाई नहीं दे रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ आरोप लगा रहे हैं, तोहमत लगा रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं चलती है सर। राजनीति के लिए काम करना होता है, जनता के बीच में जाकर रखना होता है, और आप वो कर नहीं रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ खुद ही दलीलें दे रहे हैं। हमने कहा कि भाई कोऑर्डिनेशन कमेटी, क्यों भाई, क्या आपकी मनमानी चलेगी? राहुल गांधी जी कह रहे हैं कोऑर्डिनेशन कमेटी बना लीजिए, उपेंद्र कुशवाहा जी कह रहे हैं कोऑर्डिनेशन कमेटी बना लीजिए, मुकेश सहनी जी कह रहे हैं कोऑर्डिनेशन कमेटी बना लीजिए, और आप हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। ऐसी क्या मजबूरी है? क्या आप तमाम टिकट को आपने पहले ही बेच दिया है, जो एज यूजुअल आप हमेशा करते चले आए हैं कि राज्यसभा सीट आपने एक ऐसे आदमी को, राज्यसभा सीट के लिए क्या राजेश यादव से राज्यसभा नहीं जा सकता था? लेकिन आपने अमरिंदरधारी सिंह को बुलाकर भेज दिया कि भाई अमरिंदरधारी सिंह जाएगा, पार्टी के लिए लड़ने का टाइम आएगा तो टीवी डिबेट पे राजेश यादव लड़ेगा, और जब राज्यसभा भेजना होगा तो पता नहीं किस व्यापारी को उठा करके आप राज्यसभा भेज दीजिएगा। क्या यही सामाजिक न्याय है? ये सामाजिक न्याय नहीं, ये पूंजीपतियों का न्याय है। और जो राष्ट्रीय जनता दल में हो रहा है, अभी भी मैं राजेश भाई आपसे अनुरोध करता हूँ, हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि लोकतांत्रिक मूल्यों को समझिए और ऐसी चीजों का विरोध कीजिए कि आप हवाई जहाज से बुला करके आप बुलाते हैं कि भाई चलिए, बैग व्यापारी है, मुंबई का बड़ा व्यापारी है, आता है, एलसी बन जाता है। आखिर क्या तो ये लोकतंत्र है क्या? या दल के अंदर लोकतंत्र है? अगर सही मायने में आप दलितों के हिमायती हैं तो क्यों नहीं भेज दिया किसी दलित को राज्यसभा के लिए? किसी दलित को क्यों नहीं बना दिया एमएलसी? तब मैं मान लेता कि भाई आप दलित के हक की बातचीत करते हैं। देखिए, खोटी दलीलों से काम नहीं चलेगा। सही मायने में अगर जनता की आपकी बातों को समझना है तो राजेश यादव जैसे कार्यकर्ताओं को आपको राज्यसभा भेजना होगा, राजेश यादव के जैसे कार्यकर्ताओं को आपको एमएलसी बनाना होगा। लेकिन जब एमएलसी देने की बातचीत आती है तो आप अमरिंदरधारी सिंह को पकड़ कर ले आते हैं कि 25 करोड़ दीजिएगा तो 30 करोड़ दीजिएगा। सवालिया निशान खड़े होते हैं, और वही सवाल मैं आपसे। जी बिल्कुल, और सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सवाल मेरा केशव सिंह जी आपसे है, जिस तरह से पप्पू यादव लगातार चिराग पासवान की वकालत कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है एक अलग मोर्चा बनाने वाले हैं कांग्रेस के साथ मिलकर एलजेपी? तमाम संपर्क टूट गया है। हम सीधे चलते हैं अफजल अब्बास जी के पास। अफजल अब्बास जी, श्याम रजक के जेडीयू में शामिल होने के बाद, माफ कीजिएगा, श्याम रजक जब जेडीयू को उन्होंने छोड़ा तो उसके बाद क्या लगता है कि क्या कुछ कमी रह जाएगी उनकी जेडीयू में? क्या बोल, फिर सवाल रिपीट कीजिएगा दोबारा। सवाल मेरा यही है कि जिस तरह से विधायक आपके जा रहे हैं, लगातार आरजेडी में शामिल हो रहे हैं, तो क्या उनकी कमी जो होगी वो जब जीतन राम मांझी आएंगे वो पूरी कर देंगे? जेडीयू में तो बहुत सारे विधायक आ रहे हैं। मैंने कहा पहले, कभी कहा था आपके पहले परसों कि जिसके जहाँ आस्था मंत्री वो जाता है, और अगर वो अपने कुंडे को कोई नहीं संभाल पा रहा है तो उसे जेडीयू को ले जाना नहीं। हमारे एक जो है श्याम रजक जो है, इसका मतलब ये नहीं है कि वह दल पे आ गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि दलितों का विश्वास की किसी बात है, और यकीन मैं कह रहा हूँ कि 2020 का चुनाव जो भी आने वाला है तो कुछ ही महीनों में आपके इसका परिणाम भी आ जाएगा। उस वक्त आप हमसे फिर बात की कितना परसेंट दलितों का वोट किसको मिला। अब जितना माजी के आने की बात आ रही है, आ जाते हैं तो हम स्वागत करेंगे, अच्छी बात है मेरे लिए कि वो पुराने में अपने पुराने घर लौट रहे हैं, और उनके आने से और ताकत मुझे मिलेगी। तो इंतजार नहीं किया उसका। बिल्कुल, मैं लौटूंगी आपके पास। सवाल मेरा दानिश रिजवान जी, बोलिए जी। जब मुझे छोड़ दीजिएगा, किसी और जाना मुझे।
ठीक है जी। बिल्कुल। सवाल मेरा दानिश रिजवान जी आपसे है। जब जीतन राम मांझी जी जा रहे थे, उन्होंने पार्टी छोड़ी, तो उन्होंने यहाँ जेडीयू का साथ दिया, क्योंकि जब श्याम रजक ने ये कहा था कि दलित विरोधी हैं जेडीयू, तो उन्होंने उसका साथ दिया। और लगातार यही देखा जा रहा है कि जिस तरह से जो आरजेडी है उस पर भी वो निशाना साध रहे हैं। तेजस्वी यादव को उन्होंने कह दिया है कि वो जिद्दी हैं और अपनी मनमानी करते हैं, तानाशाही करते हैं। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? राजेश जी, सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ। आप यही कह रहे हैं कि लगातार आरजेडी जिस तरह से काम कर रही है, उसके बाद जो उसके नेता हैं वो काफी अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन जब जीतन राम मांझी ने ये कहा, जब श्याम रजक ने ये कहा था कि जेडीयू के जो नीतीश सरकार है, जो नीतीश कुमार हैं, उन्होंने दलित विरोधी काम किए हैं, दलित विरोधी वो रहे हैं, लेकिन जब जीतन राम मांझी ने कहा कि जो तेजस्वी यादव है वो भी तानाशाही करते हैं, वो अपनी जिद पर रहते हैं और किसी की सुनते नहीं हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? हाँ, तानाशाही तेजस्वी जी किए कि आदरणीय मांझी जी के बेटे को जो देव से हार गए थे, देव विधानसभा क्षेत्र से, गुम्बा विधानसभा क्षेत्र से, और उनको एमएलसी बना दिए। ये तानाशाही तेजस्वी जी का की है कि दलित को बनाने के लिए दूसरे अपने पार्टी के लोगों को छोड़ दिए, दल के लोगों को छोड़ दिए, और मांझी जी जो के अकेले थे और उनको बना दिया एमएलसी। तो तानाशाही कहा जाए तो रिजवान जी को अच्छी बात है। और रिजवान जी भी बोल रहे थे कि नामधारी जगधारी सिंह को बना दिया राज्यसभा। यदि हम आपका जगधारी सिंह को नहीं बनाते हैं तो हम पर आरोप लगता है कि हम भूमिहार विरोधी हैं, हम फॉरवर्ड विरोधी हैं। और यदि हम उनको लाए तो आप बोल रहे हैं कि हम उनका क्यों लाए, अपने लोगों में लाए। तो इस तरह के ये लोगों का यही काम है जदयू को कि हम यदि लाए तो हमको नहीं लाए तो भूमिहार विरोधी हो गए, फॉरवर्ड विरोधी हो गए, लाए तो हम पिछड़ा विरोधी हो गए, दलित विरोधी हो गए। ये इनकी अपनी सोच है। बराबर इस तरह की लोग हरकत करते रहे हैं कि झूठ मूठ के बदनाम करना। अब हम पर आरोप लगता है, राजद पर आरोप होता है परिवारवाद, लेकिन इनसे पूछिए ना कि ये लोग कैसे कैसे चलते हैं, क्या करते हैं, क्या किए हैं। हम लोग तो बोलते नहीं हैं, लेकिन राज्य की जनता देख रही नहीं कौन परिवारवाद कर रहा है, कौन जातिवाद कर रहा है। क्या लालू यादव ने कभी जादुओं का मीटिंग सम्मेलन किया? क्या नितिन जी तो यादव है कुर्मी सम्मेलन करवाते रहे हैं। हम लोगों ने किया क्या? तो यादव सम्मेलन, हम तो दलित सम्मेलन करवाए, हम कानून सम्मेलन करवाए, हम मुसहर सम्मेलन करवाए, हम दलित सम्मेलन करवाए, लालू जी ने करवाए। कभी यादव सम्मेलन करवाया क्या लालू यादव ने? जातिवाद, लेकिन जातिवाद का आरोप लगाते हैं रिजवान जी जैसे लोग। और जो बच्चे आबाद जी यहाँ बैठे हुए हैं, आबाद जी से पूछिए। तो हम लोगों ने कभी, हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं, सोशल जस्टिस की बात करते हैं, सभ्यता की बात करते हैं, कि सारे समानता की बात करते हैं, और ये लोग हैं बिखराव की बात करते हैं। जब हम हमारे साथ आ जाए तो बहुत गलत, इनके साथ चल जाते हैं तो लोग साधु हो जाते हैं, महात्मा हो जाते हैं। हमारे साथ जगधारी जिनको बनाए जिनको तकलीफ हो गई, भूमिहार कैसे राजद के साथ आ जाएंगे, हम बनाए तो राजपूत कैसे आ जाएंगे, राजद के साथ आ जाएंगे। पहली बार आपको बताने की सारे लोग जनता की जगदानंद सिंह जी को पहली बार बराबर तो हम लोग दलित को, अल्पसंख्यक को, आदि अल्पसंख्यक को बनाते रहे हैं। लालू जी ने कभी बिहार में यादव को तो कोई अध्यक्ष बनाए नहीं, लालू जी इन आरोप लगते रहा। ये सारे लोग, ये लोग जो हैं मीडिया या जो लोग हैं समाजवादी ताकतों के साथ में मिले हुए लोग रहते हैं, और ये लोग इसी तरह का नाटकबाजी कर रहे हैं। कभी उधर पलटी मार देंगे, कभी उधर पलटी मार देंगे। हम लोगों ने कोई पलटी मारते देखा क्या राजद के लोगों को, राजद के नेता को, राष्ट्रीय अध्यक्ष को? हमने जो कहा वही किया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बोलते हैं वही करते हैं। तेजस्वी जी जो बोल रहे हैं वही करे, इतनी परेशानी करवा दी हमको। अब ललन सिंह जैसे आदमी भी लालू यादव पर आरोप है, नीरज जी जैसे भी आरोप लगाते हैं, आलोक जैसे आदमी भी लालू यादव के ऊपर छिटा कर हम लोग करेंगे। जैसे चुनाव आता है तो पक्ष विपक्ष के लोग लगातार एक दूसरे पर वार ही करते हैं। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए, क्योंकि बिहार में लगातार अब चुनाव होने वाले हैं और उसके बाद जिस तरह से दलित राजनीति और दलित वोटरों को साधने में सभी पार्टियां लगी है, उसी को लेकर हमारी आज की चर्चा थी। और लोकतंत्र में बस इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।